हेलो एवरीवन, विश्वरूप क्लासेस में स्वागत है। आज विजयदशमी का पावन त्यौहार है और इस शुभ अवसर पर आप सभी को विश्वरूप क्लासेस परिवार की ओर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु राम की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। जो हाई स्कूल के बच्चे हैं उनसे बस यही कहूँगा कि वो लगातार मेहनत करें जिससे कि वो अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो जो पिछली क्लास थी उसमें मैंने आपको प्रतिरोध और प्रतिरोधों के संयोजनों के बारे में बताया था कि हम प्रतिरोधों को जब किसी परिपथ में जोड़ते हैं तो दो प्रकार से जोड़ सकते हैं, श्रेणी क्रम में या समांतर क्रम में। श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ते हैं या समांतर क्रम में कैसे जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद उनका जो तुल्य प्रतिरोध आता है वो कितना आता है, ये सारी बातें हमने आपको विस्तार से समझाई हुई हैं। तो जिन बच्चों ने पिछली क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले आप उस क्लास को देख लीजिए। सबसे बड़ी बात यह आती है कि प्रतिरोधों को हम श्रेणी क्रम में या समांतर क्रम में जोड़ते क्यों हैं। तो मैंने आपको बताया था कि कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास छोटे प्रतिरोध होते हैं और हमें बड़े प्रतिरोध की आवश्यकता होती है। उस स्थिति में हम प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि मेरे पास बड़े प्रतिरोध होते हैं और एक आध प्रतिरोध कोई छोटा होता है, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा छोटे प्रतिरोध की आवश्यकता होती है तो हम उनको समांतर क्रम में संयोजित कर देते हैं। आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे वैद्युत ऊर्जा के बारे में। इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है, ठीक है। देखिए, जब किसी तार में धारा बहती है तो कैसे बहती है और कब बहती है, ये सारी बातें हमने आपको पहले ही एक्सप्लेन की हुई हैं। फिर भी जब ये सारी बातें पढ़ाते चलेंगे तो उनकी चर्चा होती चलेगी। तो प्लीज़ आप ध्यान से सुनिएगा। जहाँ भी आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो समझते हैं वैद्युत ऊर्जा के बारे में। देखिए, हमने आपको बताया था कि कोई भी अगर चालक तार होता है, जैसे मान लीजिए ये है चालक तार। तार को थोड़ा समझाने के लिए मोटा बनाया हुआ है। तो इस चालक तार के अंदर क्या होता है, बहुत सारे धनायन होते हैं, बहुत सारे धनायन होते हैं और धनायनों के अलावा क्या होता है, बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये है मुक्त इलेक्ट्रॉन, करेक्ट। अब होता क्या है कि ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, जब तक तार के सिरों के बीच में विभवांतर नहीं होता है तब तक ये अनियमित गति करते हैं। यानी इनकी जो गति की दिशा है वो निश्चित नहीं होती है, अनिश्चित होती है। किसी भी दिशा में गति करते रहते हैं, जिसके कारण सभी इलेक्ट्रॉनों का जो औसत वेग निकल करके आता है वो शून्य आता है और इसीलिए तार के अंदर जो धारा होती है वो प्रवाहित नहीं होती है। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी। कैसे औसत वेग शून्य होता है, इसके लिए मैंने आपको एक बेस्ट एग्जाम्पल दिया था कि आपने कभी मधुमक्खियों के झुंड को उड़ते हुए देखा होगा। उस झुंड में एक भी मधुमक्खी ऐसी नहीं होती है जो स्थिर हो। सारी मधुमक्खियाँ बहुत तेज़ी से गति कर रही होती हैं, लेकिन आप ये गौर कीजिएगा कि थोड़ी देर तक आप देखते रहेंगे कि मधुमक्खियों का जो झुंड है वो कहीं नहीं गया है, वो आपके ऊपर ही मंडरा रहा है, बस गति सभी कर रहे हैं। तो औसत अगर हम सभी मधुमक्खियों का निकालेंगे तो वो शून्य आएगा। ठीक उसी तरह से जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग है वो शून्य आता है। कब? जब विभवांतर नहीं होता है। अब विभवांतर हम कैसे लगाते हैं, हम चालक तार के सिरों के बीच में क्या जोड़ देते हैं, कोई सेल या बैटरी जोड़ देते हैं, ठीक है। और जैसे ही सेल या बैटरी हम जोड़ते हैं वैसे ही क्या होता है, इसमें विभवांतर स्थापित हो जाता है। कैसे? ये सेल होती है। सेल में आप देख सकते हैं ये सेल का प्रतीक होता है। ये एक छोटी इसमें लकीर होती है और थोड़ी मोटी होती है, एक बड़ी लंबी लकीर होती है, पतली होती है। तो क्या होता है, ये जो प्लेट है पतली वाली ये एनोड को बताती है, यानी यहाँ पे धनावेश होता है अर्थात इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। और ये जो छोटी प्लेट है ये कैथोड को बताती है, यानी यहाँ पर ऋणावेश होता है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। तो ये एक सेल होती है। सेल के बारे में अभी हम आपको विस्तार से समझाएंगे। और जब कई सारी सेलों को जोड़ दिया जाता है तो बन जाती है बैटरी। तो बैटरी हम कब बनाते हैं, जब हमें अधिक धारा की आवश्यकता
होती है। क्यों? क्योंकि एक सेल से जो हमें धारा प्राप्त होती है वो बहुत कम होती है। उस स्थिति में अगर हमें अधिक धारा की आवश्यकता है तो हम कई सारी सेलों को एक निश्चित व्यवस्था में जोड़ करके अधिक धारा प्राप्त कर लेते हैं। तो ये मान लीजिए हमने बैटरी लगा ली, जैसे ही बैटरी लगाएंगे तो ये धनावेशित प्लेट है, ये ऋणावेशित, यानी ये कैथोड है, ये एनोड है। तो ये सिरा जो है एनोड से जुड़ा है, लिहाजा यहाँ पर धनावेश आ जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की कमी आ जाएगी। ये वाला जो सिरा है वो ऋणावेश यानी कैथोड से जुड़ा है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी। अब यहाँ पर धन आवेश का मतलब यहाँ पे विभव ज़्यादा होगा और यहाँ पर विभव कम होगा, अर्थात दोनों सिरों के बीच में एक विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। और विभवांतर के कारण क्या होगा, ये सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन कहाँ गति करेंगे, उच्च विभव की ओर, निम्न विभव से उच्च विभव की और ये जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं ये सारे के सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गति करना प्रारंभ कर देते हैं और तार में धारा बहने लगती है। इस प्रक्रिया के दौरान मैंने आपको बताया था कि ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं ये इन धनायनों से या इसके अंदर जो परमाणु मौजूद होते हैं उनसे लगातार टकराते रहते हैं। अब आप समझिएगा कि मान लीजिएगा कि आप थोड़ा ये भूल जाइए, मुक्त इलेक्ट्रॉन की बात अभी बाद में करते हैं। मान लीजिएगा कि एक गेम है, ठीक है, एक गेम है मान लीजिए। उस गेम में क्या हो रहा है, कुछ लोग दौड़ रहे हैं और कुछ खंबे लगे हुए हैं। ठीक, सोचिएगा थोड़ा, जैसे मान लीजिए बीच बीच में ये खंबे लगे हैं, ये ऑब्स्टेकल लगे हुए हैं, बीच बीच में कई सारे खंबे लगे हैं, ठीक है। और यहाँ से क्या हो रहा है, लोग दौड़ते हुए चले आ रहे हैं, बहुत सारे लोग जो है वो दौड़ते हुए चले आ रहे हैं, ठीक है ना, बहुत सारे लोग दौड़ते हुए चले आ रहे हैं। अब क्या होगा, जब भीड़ दौड़ते हुए आएगी बहुत तेज़ी से तो बीच में ये बहुत सारे खंबे भी लगे हैं, तो इन खंभों से वो टकराती जाएगी। क्योंकि ये गेम है तो हम ये मान के चलेंगे कि टक्कर लगने के बाद ये आदमी मरेगा नहीं, ठीक है, नहीं ये बेहोश होगा। लेकिन हाँ, जैसे ही टक्कर लगेगी खंबे की, जैसे ही खंबे की टक्कर लगेगी उस टक्कर के कारण ये व्यक्ति वहाँ पर गिर जाएगा। गिर जाएगा अर्थात इसकी जो ऊर्जा थी वो इस टक्कर में खर्च हो जाएगी। अब ये उठ कर के तभी भाग पाएगा जब इसे फिर से ऊर्जा मिलेगी, तभी तो ये चल पाएगा। बिल्कुल सिमिलरली जब ये इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये आखिरकार इधर आ क्यों रहे हैं, क्योंकि यहाँ निम्न विभव है, यहाँ उच्च विभव है, और ये विभव दिया किसने है, विभवांतर लगाया किसने है, इस बैटरी ने। और बैटरी के पास क्या है, बैटरी के पास है बेटा रासायनिक ऊर्जा। क्या है बैटरी के पास, रासायनिक ऊर्जा। और इसी रासायनिक ऊर्जा को बैटरी किसके रूप में भेजती है, वैद्युत ऊर्जा के रूप में भेजती है, ठीक है ना। यानी बैटरी में रासायनिक ऊर्जा होती है और वो वैद्युत ऊर्जा में बदल जाती है, यानी क्या करती है, धारा को प्रभावित करने लगती है। तो देखिएगा क्या होगा, बैटरी के पास ऊर्जा है और उसी ऊर्जा के कारण ये इलेक्ट्रॉन इधर गति कर रहे हैं, बीच में इन्हें मिलेंगे धनायन, ये धनायनों से टकरा जाएंगे। जैसी टक्कर होगी उस टक्कर में जो इलेक्ट्रॉन के पास ऊर्जा होगी, और कौन सी ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा। क्यों, क्योंकि ये सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, तो गति के कारण इनमें कार्य करने की क्षमता होगी, यानी कि गतिज ऊर्जा होगी। और वो गतिज ऊर्जा इनके पास जो है ना, जैसे मान लीजिए ये धनायन है, यहाँ से ये मुक्त इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ठीक, इसके पास क्या है अभी, इसके पास है गतिज ऊर्जा। क्या है, गतिज ऊर्जा। अब जैसे ही ये मुक्त इलेक्ट्रॉन धनायन से टकराएगा, इस टक्कर में ये इलेक्ट्रॉन अपनी गतिज ऊर्जा का कुछ हिस्सा क्या करेगा, खो देगा, खर्च कर देगा। यानी खो देगा मतलब इसकी जो गतिज ऊर्जा होगी वो कम हो जाएगी, ठीक है। जाएगी कहाँ, इसके पास, धनायन के पास या परमाणु के पास, ठीक है, जाएगी। अब यहाँ पे समझिएगा, अगर इसकी गतिज ऊर्जा कम हो जाएगी तो फिर ये आगे गति कैसे करेगा, तो लिहाजा इसकी जितनी भी गतिज ऊर्जा कम हुई है ना, उतनी इसे चाहिए, कौन देगा, बैटरी देगी। तो बैटरी लगातार क्या करती है, ये इलेक्ट्रॉन टकराते रहते हैं, अपनी गतिज ऊर्जा खोते रहते हैं, कम करते रहते हैं, और उस गतिज ऊर्जा को दोबारा बढ़ाने के लिए कौन ऊर्जा देता रहता है, बैटरी ऊर्जा देती रहती है। तो जब तक बैटरी के पास ऊर्जा है तब तक धारा प्रवाहित होती रहेगी। अब ये टक्कर जो होती है, इसी को बेटा हमने आपको बताया था, क्या कहते हैं हम,
प्रतिरोध कहते हैं, यानी धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट। तो प्रतिरोध के कारण यानी इन टक्करों के कारण क्या होता है, अगर किसी भी चालक तार में या किसी भी परिपथ में धारा लगातार बहनी है तो उसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, हमें ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है और उसी ऊर्जा को हम कहते हैं वैद्युत ऊर्जा। ठीक है ना, फिर से समझेंगे। प्रतिरोध क्या होता है, जब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तो धनायनों से और परमाणुओं से टकराते हैं, जिसके कारण क्या होता है, इनके मार्ग में रुकावट आती है, इनके गति के दौरान रुकावट पैदा होती है और इसी को हम प्रतिरोध कहते हैं। ये हमने आपको समझाया हुआ है। अब इस टक्कर में होता क्या है, टक्कर में ये मुक्त इलेक्ट्रॉन अपनी गतिज ऊर्जा का कुछ हिस्सा खो देते हैं, नष्ट कर देते हैं। इसलिए अगर इलेक्ट्रॉन को लगातार गति करनी है तो इसे फिर से गतिज ऊर्जा कौन देगा, ये बैटरी देगी। तो ये इलेक्ट्रॉन तभी गति कर पाएंगे जब इन्हें लगातार ऊर्जा मिलती रहेगी, और इलेक्ट्रॉन गति करेंगे तभी धारा बहेगी। तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर हमें किसी परिपथ में धारा प्रवाहित करनी है तो हमें उसके लिए लगातार क्या खर्च करनी पड़ेगी, ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी, और इसी ऊर्जा को हम वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। अब ये हमें ऊर्जा खर्च क्यों करनी पड़ रही है, प्रतिरोध के कारण। उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा। तो वैद्युत ऊर्जा को यदि हम परिभाषित करें तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे किसी परिपथ में धारा प्रवाहित करने के लिए व्यय की गई ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो वैद्युत ऊर्जा क्या होती है, परिपथ में आवेश को प्रवाहित करने के लिए या धारा को प्रवाहित करने के लिए। कंफ्यूज मत होना, आवेश प्रवाह को ही हम विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है ना, तो धारा प्रवाहित करने के लिए जो हमें ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है, जो खर्च करनी पड़ती है, उसी को हम वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। और बेटा हमें ये वैद्युत ऊर्जा कौन देता है, सेल यानी कि बैटरी देती है। ठीक, अब ये वैद्युत ऊर्जा किसके बराबर होगी, इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे तो बात करते हैं। देखिएगा, जैसे हमने आपको विभवांतर की परिभाषा में क्या बताया था, ये दो बिंदु हैं, मान लीजिए एक बिंदु है ए और एक बिंदु है बी। ठीक है, और ये दोनों बिंदु हैं कहाँ, ये दोनों बिंदु हैं वैद्युत क्षेत्र में। कहाँ है, वैद्युत क्षेत्र में। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश यानी कोई दूसरा आवेश क्या करता है, आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। देखो बेटा, एक आवेश ना तभी आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा जब उसके पास में कोई दूसरा आवेश होगा, क्योंकि दो आवेश एक दूसरे को या तो आकर्षित करते हैं या प्रतिकर्षित करते हैं। तो हम जैसे ही ना कोई भी आवेश रखते हैं, कहीं पर भी कोई आवेश रख देते हैं, स्वतः ही क्या होगा, उसके चारों ओर एक क्षेत्र बन जाएगा जिसे हम कहेंगे वैद्युत क्षेत्र। क्यों, क्योंकि उस क्षेत्र में यदि कोई तुम दूसरा आवेश लेके आओगे ना तो ये आवेश उस दूसरे आवेश को या तो आकर्षित करेगा, कब, यदि वो ऋणावेश होगा, ये धनावेश है, और प्रतिकर्षित करेगा जब ये धनावेश और वो भी धनावेश है। करेक्ट। तो वैद्युत क्षेत्र क्या होता है हम पहले भी समझा चुके हैं। ठीक है ना, आवेश यदि आपने कहीं पर रखा हुआ है उसके चारों ओर वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाएगा। सिंपली जैसे एक कोई एलईडी बल्ब आपने अगर ऑन कर दिया है ना तो उसके चारों ओर एक प्रकाश क्षेत्र बन जाता है, वैसे ही वैद्युत क्षेत्र बन जाता है। तो इस वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदु हैं ए और बी। तो मैंने आपको इनके लिए बताया था कि विभवांतर क्या होता है। तो हम क्या करते हैं, उसके लिए अनंत से परीक्षण आवेश लेकर के आते हैं, ए तक और बी तक अलग अलग लेके आते हैं। तो हमने आपको बताया था कि जब हम परीक्षण आवेश को इधर लाएंगे तो ये जो आवेश है ना वो उसका विरोध करता है, और इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। तो इकाई आवेश को लाने में जो हमें कार्य करना पड़ता है वही होता है उस बिंदु का विभव। तो हमने आपको बताया था कि ए तक लाने में मान लो हमें WA कार्य करना पड़ा, तो ए का विभव हो जाएगा WA
डिवाइडेड बाई क्यू जीरो। ऐसे बी तक लाने में अगर ये हो जाएगा ए का विभव, यहाँ पे ए ये बता रहा है ये ए का विभव है, विभव को हम वी से प्रदर्शित करते हैं और ए सिर्फ बिंदु ए को बताता है, ठीक है ना। और डब्लू है कार्य, ए बता रहा है कि ए तक लाने में किया गया कार्य। ऐसे बिंदु बी तक लाने में जो किया गया कार्य है, अगर वो डब्लू बी हो तो बिंदु बी का विभव क्या हो जाएगा, डब्लू बी बाई क्यू जीरो। ये हमने आपको ऑलरेडी समझा दिया है। चूँकि ए जो है ना इस आवेश के करीब है, तो यहाँ तक जब लाओगे आप तो आपको ज़्यादा विरोध का सामना करना पड़ेगा, लिहाजा डब्लू ए यानी ये ए तक लाने में किया गया कार्य ज़्यादा होगा, यानी ए का विभव ज़्यादा होगा, बी का विभव कम होगा। तो ए का विभव ज़्यादा होगा, बी का विभव कम होगा, तो ये क्या हो गया, विभवांतर। क्या हो गया, विभव में अंतर। तो अगर हम ये मान लें कि इनके विभव में अंतर कितना है, डेल्टा वी है, ए और बी के बीच में विभव में अंतर कितना है, डेल्टा वी है, तो डेल्टा वी बराबर हो जाएगा क्या, इन दोनों का अंतर, यानी वी ए माइनस वी बी। बिंदु ए के विभव में से बिंदु बी का विभव घटाएंगे तो ये हो जाएगा डब्लू ए माइनस डब्लू बी डिवाइडेड बाई क्यू जीरो। और मैंने आपको बताया था कि ये डब्लू ए माइनस डब्लू बी क्या है, क्यू जीरो यानी परीक्षण आवेश को बिंदु बी से बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य। देखिए डब्लू ए क्या है, आवेश को अनंत से ए तक लाने में किया कार्य, डब्लू बी क्या है, अनंत से बी तक लाने में किया गया कार्य। तो अगर हम इसमें से इसको घटा देंगे तो ये बन जाएगा बी से ए तक लाने में किया गया कार्य। हमने आपको समझाया था, ठीक है, मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ। मान लीजिए ये है अनंत, ठीक है ना, अनंत मतलब इतनी दूरी कि परीक्षण आवेश जो है ना उस पर इस आवेश का अभी न आकर्षण काम कर रहा है न प्रतिकर्षण। अब जैसे ही हम इस आवेश को इधर लाते हैं वैसे ही ये आवेश इसको प्रतिकर्षित करना शुरू कर देगा, क्योंकि ये भी धनावेश है, ये भी धनावेश है। अब हम जब इधर लाएंगे तो विरोध होगा, हमें कार्य करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे हम इधर लाएंगे हमारा विरोध बढ़ता जाएगा और हमारे द्वारा किया गया कार्य भी बढ़ेगा। तो मान लीजिए ए तक लाने में किया गया कार्य कितना है, मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल 100 जूल है, ठीक है ना। ए तक लाने में किया गया कार्य कितना है, 100 जूल, यानी हम अनंत से ए तक लाए तो 100 जूल कार्य किया। अब मान लो बी तक लाने में किया गया कार्य कितना है, तो हम मान लेते हैं कि वो मान लो 30 जूल है। कितना है, 30 जूल। तो बी तक लाने में किया गया कार्य हो गया 30 जूल, डब्ल्यू बी 30 जूल हो गया। अब सोचो आप इस आवेश को आप बी तक लाए तो केवल कितना कार्य किया, 30 जूल। अगर हम ए तक लाए तो कितना कार्य किया, 100 जूल। इसका मतलब ये हुआ कि बी से ए तक लाने में आपको कितना कार्य करना पड़ा, 70 जूल के बराबर, है ना। तो डब्लू ए माइनस डब्लू बी का मतलब हो जाएगा बिंदु बी से बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य। अगर इसको हम डब्लू मान लें तो ये हो जाएगा डब्लू बाई क्यू जीरो। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, विभवांतर बराबर डब्लू मतलब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य और डिवाइडेड बाई क्यू जीरो यानी कि आवेश, ठीक। तो विभवांतर जो होता है वो कार्य और आवेश के अनुपात के बराबर होता है। अब जब हम इसी फॉर्मूले को सामान्य करते हैं यानी न्यूमेरिकल में इस्तेमाल करते हैं तो हम विभवांतर को क्या लिख लेते हैं, केवल v लिख लेते हैं। कार्य को हम क्या लिख लेते हैं, w लिख लेते हैं। आवेश को हम क्या लिख लेते हैं, q लिख लेते हैं। तो उस स्थिति में हो जाता है विभवांतर बराबर कार्य बटा आवेश, विभवांतर बराबर कार्य डिवाइडेड बाई आवेश, ठीक। तो यहाँ से अगर हम कार्य निकालेंगे तो W बराबर हो जाएगा V इंटू क्यू, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, W बराबर V इंटू क्यू। यानी कि अगर विभवांतर कितना है, V के बराबर है और प्रवाहित आवेश कितना है, Q के बराबर है, तो जो कार्य करना पड़ेगा वो विभवांतर और आवेश के गुणनफल के बराबर होगा, ठीक है बेटा। देखिए ये आया कहाँ से, यहाँ से आया है। विभवांतर बराबर डब्लू बाई क्यू जीरो, यहाँ से ये बन जाएगा विभवांतर बराबर डब्लू बाई क्यू। जब हम इसको किसमें न्यूमेरिकल में यूज करेंगे तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ पे क्यू जीरो क्या है, परीक्षण आवेश है, तो आवेश ही ना जिसको हम अनंत से लेकर के आए हैं। तो आवेश नीचे हो जाएगा, W हो जाएगा किया गया कार्य और V हो गया विभवांतर। तो यहाँ से W बराबर हो जाता है V इंटू क्यू। तो अगर विभवांतर V के बराबर है और Q आवेश को हम लेकर आए हैं तो हमें W कार्य करना पड़ेगा। कैसे, देखिए कैसे। मान लेते हैं कि A और B ये दो बिंदु हैं, इनके बीच में विभवांतर कितना है, V है, और हम Q आवेश को B से A तक ले आए तो हमें कार्य करना पड़ेगा कितना,
आवेश और विभवांतर के गुणनफल के बराबर। और बेटा ये कार्य हमें क्यों करना पड़ता है? विरोध के कारण, प्रतिरोध के कारण, टक्कर के कारण। और यही कार्य क्या कहलाता है? वैद्युत ऊर्जा। तो सीधे सीधे वैद्युत ऊर्जा जो होगी ना वो W के बराबर हो जाएगी, यानी कि विभवांतर और आवेश के गुणनफल के बराबर हो जाएगी। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? हम यहाँ से लिख सकते हैं कि वैद्युत ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा? Q इंटू V। Q इंटू V। यहाँ पे V क्या है? विभवांतर है। Q क्या है? उस विभवांतर पर प्रवाहित आवेश की मात्रा। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। इसको हम मिटा देते हैं। देखिए बेटा, हमने आपको बताया कि ये जो कार्य हमें करना पड़ेगा ना, यही होगी वैद्युत ऊर्जा। तो वैद्युत ऊर्जा बराबर क्या हो गया? आवेश मल्टीप्लाइड बाई विभवांतर, यानी आवेश और विभवांतर का हम गुणा कर लेंगे और उनका जो भी गुणनफल आएगा वही वैद्युत ऊर्जा के बराबर होगा। अब एक बात आप खुद बताइए कि जब हम ये आवेश प्रवाहित करेंगे तो करेंगे किस में? परिपथ में, यानी किसी चालक तार में, जिसका क्या होगा? प्रतिरोध भी होगा, है ना, तभी तो ये हमें ऊर्जा देनी पड़ रही है। तो अगर हम मान लें, क्या मान लें, माना जो चालक तार है हमारा, उसका चालक तार या जो परिपथ है हमारा जिसमें हम धारा बहा रहे हैं, परिपथ का प्रतिरोध कितना है, रेजिस्टेंस है कितना? अगर हम मान लें कितना है? R है। कितना है? R। जिस परिपथ में हमने धारा को प्रवाहित किया है उसका प्रतिरोध है कितना? R के बराबर है। ठीक है, और उसमें धारा कितनी बह रही है? और प्रवाहित धारा कितनी है? I है। ठीक है, तो क्या होगा बेटा? विभवांतर कितना है? यहाँ पे देखिए विभवांतर कितना है? V है। धारा कितनी बह रही है? I। प्रतिरोध कितना है? R। तो यहाँ से हो जाएगा बेटा V बराबर IR। ये है प्रतिरोध की परिभाषा। हमने आपको बताया है कि प्रतिरोध क्या होता है? अगर किसी चालक तार के सिरों के बीच V विभवांतर हो और उसमें बहने वाली धारा I हो तो उसका प्रतिरोध होता है R बराबर V अपॉन I। तो यहाँ से हो जाएगा V बराबर I इंटू R। करेक्ट, एक चीज़ तो ये हो जाएगी। दूसरी हमने आपको बेटा धारा की परिभाषा बताई है। धारा क्या होती है? इकाई समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा को हम धारा कहते हैं। यानी इकाई समय में 1 सेकंड में जितना आवेश प्रवाहित होता है ना, वही धारा की माप होती है। तो अगर हम मान लें कि धारा I है और आवेश कितना बह रहा है? Q। कितने समय में? T समय में। ठीक है ना, तो जो प्रवाहित आवेश है वो कितना है? वो है Q। और समय कितना है? T। यानी T समय में जो आवेश प्रवाहित हुआ है ना तार के अंदर, वो कितना हुआ है? Q। क्योंकि जब आवेश प्रवाहित होगा बेटा तभी तो धारा होगी। तो अगर हम ये मान लें कि T समय में जो आवेश प्रवाहित हुआ है वो Q हुआ है, तो इकाई समय में Q बाई T, और इसी को हम कहते हैं धारा। तो I बराबर हो जाएगा Q बाई T। और यहीं से हम कह सकते हैं बेटा कि Q बराबर हो जाएगा I इंटू T। Q बराबर I इंटू T। ठीक है ना, तो ये दो चीज़ें हमें मिल गई कि V बराबर I इंटू R होगा और Q बराबर I इंटू T होगा। अब देखो, अगर इसको हम एक कोई समीकरण मान लेते हैं एक, ठीक है ना, तो यहाँ से बेटा देखेंगे हम जो वैद्युत ऊर्जा है ना उसके बहुत सारे हमें फॉर्मूले मिल जाएंगे। अब देखिए कैसे मिल जाएंगे। एक तो यही हो गया आवेश और विभवांतर का गुणनफल Q इंटू V। अब देखिए दूसरा क्या होगा बेटा, देखिए अभी हमने बताया कि Q बराबर क्या हो जाएगा? I इंटू T। तो अगर हम Q की वैल्यू यहाँ पे रख दें I इंटू T तो ये हो जाएगा VIT। देखो V Q की जगह I इंटू T, तो VIT। तो वैद्युत ऊर्जा का एक फॉर्मूला हमें ये भी मिल गया। क्या? विभवांतर मल्टीप्लाई बाई धारा और मल्टीप्लाई किससे करेंगे? समय से करेंगे। यानी कि विभवांतर कितना है? V है, उसमें प्रवाहित धारा I है और कितने समय तक धारा प्रवाहित हो रही है? T समय तक। ठीक है ना, तो वैद्युत ऊर्जा हो जाएगी V इंटू I इंटू T। एक चीज़ और देखिए, V बराबर क्या होता है? I इंटू R। अगर हम ये रख देंगे तो वैद्युत ऊर्जा कितनी हो जाएगी? वैद्युत ऊर्जा
कितनी हो जाएगी, क्या रखेंगे, v की जगह हम रखेंगे i इंटू आर, तो i इंटू आर, ठीक, इंटू आई इंटू टी। तो यहाँ पे i इंटू आई क्या हो जाएगा, i का स्क्वायर इंटू आर टी। तो वैद्युत ऊर्जा का हमें एक फॉर्मूला ये भी मिल जाएगा, क्या, आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, ठीक है ना। तो ये भी वैद्युत ऊर्जा का एक फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक, आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। आई क्या है, परपथ में बहने वाली धारा, आर प्रतिरोध है, टी क्या है, जितने समय तक धारा बही है। और क्या फॉर्मूला मिल सकता है, देखिए यहाँ पे देखिए, ये जो है v और i के पदों में, t के पदों में, यहाँ i और r के पदों में, t के पदों में। अब एक काम करते हैं, इन दोनों फार्मूलों में i तो है ही, इसमें भी धारा है, इसमें भी धारा है। तीसरा फार्मूला बनाते हैं जिसमें धारा ना हो, तो क्या करेंगे, i को हम रिप्लेस कर देंगे। कैसे, देखो बेटा यहीं पे आ जाइए, इस फॉर्मूले से अगर हम i की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगी v अपॉन आर, i बराबर v अपॉन आर। इसमें हमने रखा क्या है, इसमें हमने रखा है v बराबर i इंटू आर। अब हम रख देंगे i बराबर v अपॉन आर। तो वैद्युत ऊर्जा क्या बन जाएगी, देखिए, तो वैद्युत ऊर्जा मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो वैद्युत ऊर्जा क्या बन जाएगी, तो बन जाएगी वैद्युत ऊर्जा बराबर i की जगह क्या रख देंगे, v अपॉन आर, i का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। आर से एक पावर कैंसिल हो जाएगी तो हो जाएगा v स्क्वायर इंटू टी अपॉन आर। तो ये भी हमें वैद्युत ऊर्जा का एक फॉर्मूला मिल जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने वैद्युत ऊर्जा के कई सारे फॉर्मूले बना लिए, ठीक, जिनका हम न्यूमेरिकल में यूज करते हैं। वैद्युत ऊर्जा बराबर Q इंटू वी, वैद्युत ऊर्जा बराबर वी आई टी, वैद्युत ऊर्जा बराबर आई स्क्वायर आर टी, वैद्युत ऊर्जा बराबर वी स्क्वायर टी अपॉन आर, ठीक है ना। तो ये सब वैद्युत ऊर्जा के फॉर्मूले होते हैं। अभी आप देखिए इनसे में और क्या क्या मिल सकता है, अगर आप थोड़ा जो है दिमाग लगाएंगे ना तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए अगर हम पहले ही इसकी बात कर लें, ठीक है, तो वी आई टी, यहाँ पे अगर हम दो चीज़ों को कांस्टेंट कर देंगे तो हमें तीसरे के साथ इसका हमें संबंध मिल जाएगा। जैसे देखो अगर हम मान लें कि विभवांतर नियत है, विभवांतर नियत है और t जो है वो कांस्टेंट है, तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि समय कभी भी कांस्टेंट नहीं होता है, समय कभी भी कांस्टेंट नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम ये मान के चलें कि जो हमने परिपथ में धारा प्रवाहित की है वो नियत समय के लिए की है, मतलब जैसे मान लीजिए हमने 2 सेकंड के लिए की या 10 सेकंड के लिए की, हर बार समय कैसा है, नियत है। तो अगर हम ये मान लें कि विभवांतर भी नियत है और समय भी नियत है, उस स्थिति में वैद्युत ऊर्जा किस पर निर्भर करेगी, धारा पर निर्भर करेगी। तो इस प्रकार से हम संबंध भी स्थापित कर सकते हैं, अभी हम आगे करेंगे भी, ठीक है ना। तो ये वैद्युत ऊर्जा। अब हम पढ़ेंगे वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट, हीट को जनरेट करती है कौन, धारा, ऊष्मा को उत्पन्न करती है। कैसे करती है, बड़ा आसान है। अभी हमने आपको बताया क्या कि जब धारा प्रवाहित होती है किसी भी तार के अंदर, किसी भी परिपथ में, तो क्या होता है, टकराती है कौन, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की टक्कर होती है, किससे, धनायनों से या परमाणुओं से। और इस टक्कर में क्या होता है, वो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपनी गतिज ऊर्जा का कुछ हिस्सा खो देते हैं। किसे दे देते हैं, धनायनों को या परमाणुओं को दे देते हैं। तो वो परमाणु कहाँ ले जाएंगे उस ऊर्जा को, एक्चुअली में वो ऊर्जा जो होती है ना वो टक्कर के बाद ऊष्मा के रूप में बदल जाती है। यानी जो आपके धनायन होते हैं, जो परमाणु होते हैं, उनकी भी हलचल थोड़ी बढ़ जाती है। क्यों, क्योंकि उन्हें भी ऊर्जा मिलने लगी है। कौन दे रहा है, मुक्त इलेक्ट्रॉन दे रहा है। कैसे, टक्कर में। देखिए सिंपल सी बात है, गति कब होती है, ऊर्जा होती है, ऊर्जा होगी तभी गति होगी, सिंपल सी बात, ठीक है ना। तो अब हो क्या रहा है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों में तो ऊर्जा है, कौन दे रहा है, बैटरी दे रही है। उस ऊर्जा के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन लगातार गति कर रहे हैं, टक्कर हो गई धनायन से, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन ने अपनी गति ऊर्जा का कुछ हिस्सा
धनायन को दे दिया। तो धनायन का भी तो ऊर्जा का स्तर बढ़ रहा है, तो धनायन भी क्या करते हैं, ऊष्मी गति प्रारंभ कर देते हैं, यानी ऊष्मा को उत्पन्न करते हैं। टक्कर में ऊष्मा उत्पन्न होने लगती है। और वैसे भी आप जानते हैं, अगर हम टक्कर करें किसी चीज़ से, बार बार चोट मारें, तो बताओ ऊष्मा उत्पन्न होती कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको हथौड़ा है और एक लोहे की कोई चीज़ है, यदि आप उस लोहे की वस्तु पर बार बार हथौड़ा मारेंगे तो वहाँ पर आप क्या देखेंगे, तापमान बढ़ जाता है, ऊष्मा उत्पन्न होती टक्कर में, है ना। क्योंकि हथौड़े के पास ऊर्जा थी। किसने दी थी, तुमने ऐसे हथौड़ा चलाया, तुमने हथौड़े को ऊर्जा दे दी। हथौड़ा जब उस वस्तु से टकराया तो टक्कर में हथौड़े ने अपनी ऊर्जा का कुछ हिस्सा उसको दे दिया, तो धीरे धीरे वहाँ पे क्या होगा, उसका तापमान बढ़ेगा, ऊष्मा उत्पन्न होगी। तो जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की धनायनों से और परमाणुओं से टक्कर होती है, और इस टक्कर में क्या उत्पन्न होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिससे वो तार गर्म हो जाता है, और इसी को हम कहते हैं वैद्युत धारा का ऊष्मी प्रभाव। तो हम क्या लिखेंगे इसमें हम लिखेंगे कि किसी चालक तार में धारा प्रवाहित होने पर क्या होती है, तार गर्म हो जाता है, तार गर्म हो जाता है। इसे वैद्युत धारा का ऊष्मी प्रभाव कहते हैं। ठीक है, तो हमें समझ में आ गया कि तार में धारा बहने पर ऊष्मा उत्पन्न होती क्यों है, ये तो हमें अच्छे से समझ में आ गया। अब ये किसके बराबर होती है, तो अभी हाल मैंने आपको वैद्युत ऊर्जा पढ़ाई थी। क्या बताया था मैंने कि मुक्त इलेक्ट्रॉन टक्कर में अपनी गतिज ऊर्जा का कुछ हिस्सा खो देगा, जितना हिस्सा खोया है वो उसे वापस मिल जाएगा, किससे, बैटरी से, और जितनी ऊर्जा बैटरी से मिलेगी उसी को हम कहेंगे वैद्युत ऊर्जा। और कितना हिस्सा खोया है, जो ऊष्मा बन गया है, यानी जितनी ऊष्मा बनती जा रही है ना, उतनी ही बैटरी से क्या ली जा रही है, ऊर्जा ली जा रही है। फिर से समझेंगे ध्यान से। ये मान लीजिए मुक्त इलेक्ट्रॉन भाई साहब है एक, ठीक, ये चले, सपोज इनके पास कितनी ऊर्जा है, भी 100 जूल है। ये आगे जाकर के ये धनायन भाई साहब से टकरा गए। टक्कर में क्या हुआ, इनकी जो एनर्जी थी ना, जो ऊर्जा थी, गतिज ऊर्जा, वो कुछ हिस्सा उसका खो गया। मान लीजिए कितना खो गया, 20 जूल। ये जो 20 जूल था ना, ये बर्बाद हो गया किसमें, ऊष्मा में। ठीक है, ये ऊष्मा बन गई 20 जूल की। अब इनके पास रह कितनी गई, 80 जूल रह गई ना, 100 में से 20 जूल बन गई ऊष्मा। अब इन पे रह गई 80 जूल, ठीक है ना, यानी 20 जूल की कमी हुई। और जितने की कमी हुई ना, उतनी ऊर्जा तुरंत कौन दे देगा, ऐसे बैटरी दे देगी। तो इसकी फिर से कितनी हो जाएगी, 100 जूल, फिर से टक्कर के लिए तैयार, है ना। यानी क्या होगा, जितनी ऊष्मा बनती जाएगी उतनी ही बैटरी से लगातार ऊर्जा मिलती जाएगी, सिंपल। यानी जितनी वैद्युत ऊर्जा होती है खर्च, उतनी ही ऊष्मा होती है उत्पन्न। कब, जब धारा के कारण तार गर्म हो रहा होता है। इसके कई उदाहरण भी होते हैं, जैसे हम आपको बताएं, जो एक सिंपल बल्ब आता है, आर्गन गैस जिसमें भरी होती है, 10 रुपये वाला, है ना, जिसमें टंगस्टन का क्या लगा रहता है, फिलामेंट लगा रहता है, टंगस्टन का फिलामेंट लगा रहता है, ऐसे करके, है ना, ऐसे 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 ऐसे, ठीक। तो इस बल्ब में क्या होता है, इस बल्ब में भी हम हीटिंग इफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही इनमें धारा जाती है, इसमें तंतु में, ये गर्म हो जाता है, इतना गर्म हो जाता है ना कि ये प्रकाश और ऊष्मा दोनों को उत्पन्न करने लगता है। जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी तो क्या होगा, वो प्रकाश को भी उत्पन्न करने लगेगी, है ना। ऐसी किस्म करते हैं जो वाटर हीटर होता है, हम लोग सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं, रॉड वाटर हीटर, है ना, इसमें भी इसका इस्तेमाल होता है वैद्युत धारा के ऊष्मी प्रभाव का, है ना। इन्हें जितनी भी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें हम, जैसे आयरन इस्त्री प्रेस जो होती है, उसमें भी हम वैद्युत धारा के ऊष्मी प्रभाव का इस्तेमाल करते हैं। गीजर जिससे हम लोग पानी गर्म करते हैं, उसमें भी हम वैद्युत धारा के ऊष्मी प्रभाव का इस्तेमाल करते हैं। तो कई ऐसे गैजेट हैं, कई ऐसे उपकरण हैं जिनमें हम
इस गुण का इस्तेमाल कर लेते हैं कि करंट बहने पर तार गर्म होता है। ठीक है, चलिए, और उसको और गर्म कैसे किया जाए, ये विशेष बातें होती जो हम आपको बताएंगे। ठीक है, देखिए कैसे होता है, अभी बताए भी देते हैं। चलिए देखिए, मैंने आपको पीछे पढ़ाया हुआ है कि जो R होता है ना, वो बराबर होता है रो L अपॉन A के। जो किसी तार का प्रतिरोध होता है वो रो इंटू L अपॉन A के बराबर होता है। रो उस तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध होता है जो कि उस पदार्थ के लिए निश्चित होता है। तो ये रो तो कांस्टेंट होता है। तो यहाँ से हमें दो चीज़ें मिलती हैं, R प्रोपोर्शनल टू L और R प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन A। यानी कि तार जितना लंबा होगा उसका प्रतिरोध उतना ज़्यादा होगा, जितना कम लंबाई का तार होगा प्रतिरोध कम होगा। A जितना कम होगा R उतना ज़्यादा होगा, अर्थात तार जितना पतला होगा प्रतिरोध ज़्यादा होगा, तार जितना मोटा होगा प्रतिरोध कम होगा। आप जरा गौर करते हैं किस पे, इस बल्ब के पास देखिए, ये जो तंतु होता है ना, कैसा होता है, बहुत पतला, बहुत ही पतला। क्यों? क्योंकि पतले होने से उसका प्रतिरोध बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और इसको कैसे बनाते हैं, ऐसे से छल्लेदार, ऐसे से बनाते हैं। ऐसे से क्यों बनाते हैं? ताकि कम लंबाई में तार की लंबाई बहुत ज़्यादा हो जाए। भाई अगर तार सीधा सीधा लगा देंगे तो इसकी लंबाई केवल इतनी होगी, यहाँ से यहाँ तक बस। लेकिन अगर इसको वैसे छल्ला छल्ला बना के लगाएंगे तो क्या होगा, इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो लंबाई बढ़ाने के लिए, यानी कि प्रतिरोध बढ़ाना है, तो लंबाई बढ़ाने के लिए वैसे छल्ला बना देते हैं। तो आप देखिएगा बल्ब का जो तंतु होता है उसकी लंबाई बहुत ज़्यादा होती है और वो बहुत पतला होता है। क्यों? क्योंकि प्रतिरोध ज़्यादा हो जाए। ऐसे ही जो वाटर रॉड होती है हमारी, वाटर हीटर वाली, उसमें भी क्या होता है, आप देखिए उसमें भी हम क्या करते हैं, ऐसे ऐसे कॉइल बना देते हैं कि नहीं बना देते? क्यों? ताकि लंबाई बढ़ जाए, प्रतिरोध बढ़ जाए। ऐसे ही आपका हीटर जो हम लोग घरों में इस्तेमाल कर लेते हैं, अब तो बहुत कम लोग करते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी गाँवों में हो जाता है कुछ जगह पर, जिनके यहाँ बिजली का बिल नहीं आता है, अभी भी चोरी से लाइट जलाते हैं, ठीक है, उनके यहाँ आ जाता है। क्या हीटर में भी क्या होता है, हम लोग ऐसे ऐसे एक तार लगाते हैं। ऐसे ही क्यों लगाते हैं? ताकि उसकी लंबाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और ये तार बहुत मोटा नहीं होता है, ताकि प्रतिरोध बढ़ जाए। क्लियर? ठीक है। तो प्रतिरोध जितना ज़्यादा होगा, सीधी बात है, धारा प्रवाहित होने पर उतनी ही ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न होगी। क्लियर? ये हो गया विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। और हमने ये समझ लिया है कि ऊष्मा उत्पन्न कितनी होती है, विद्युत ऊर्जा के बराबर। अब देखिए, ऊर्जा और ऊष्मा वास्तव में देखें तो दोनों एक ही चीज़ें हैं। ऊष्मा भी एक ऊर्जा है ना, लेकिन ऊर्जा को हम लोग मापते हैं जूल में और ऊष्मा को कैलोरी में। किसमें? कैलोरी में। अब जूल और कैलोरी में क्या संबंध होता है? तो हमें ये पता होता है कि एक जो कैलोरी होती है, एक कैलोरी जो ऊष्मा होती है वो 4.2 जूल ऊर्जा के बराबर होती है। 4.2 एग्जैक्टली वैल्यू होती है 4.18, लेकिन हम लगभग में 4.2 ले लेते हैं। तो एक कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल। तो यहाँ से हम जूल को कैलोरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? आप देखिए, एक कैलोरी बराबर 4.2 जूल, तो एक जूल बराबर कितने कैलोरी हो जाएंगे, बताइए? एक जूल बराबर हो जाएगा 1/4.2 कैलोरी। क्लियर? यानी हम जूल को अगर कैलोरी में चेंज करना चाहें तो हमें 4.2 से डिवाइड करना पड़ेगा। किससे? 4.2 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब देखिए, जो सारे फॉर्मूले हमने विद्युत ऊर्जा के लिए बनाए थे ना, वो सारे फॉर्मूले यहाँ पे ऊष्मा के लिए भी बन जाएंगे। कैसे? देखिए ऊष्मा को हम लोग H से प्रदर्शित करते हैं। H फॉर हीट में ऊष्मा होती है ना। तो H इक्वल्स टू, जो हमारा पहला फॉर्मूला था वो क्या था, V इंटू क्यू, ये था ना, आवेश और विभवांतर का गुणनफल, है ना। इसमें क्या कर देंगे, 4.2 से डिवाइड कर देंगे। अब ये क्या बन जाएगी हमारी, ये बन जाएगी कैलोरी। तो H का पहला फॉर्मूला हमें ये मिल जाएगा। दूसरा क्या मिल जाएगा, H इक्वल्स टू VIT डिवाइडेड बाई 4.2, ये भी क्या बन जाएगा, कैलोरी बन जाएगी। तीसरा क्या बन जाएगा, H बराबर I स्क्वायर R इंटू टी डिवाइडेड बाई 4.2, ये क्या बन जाएगा, कैलोरी बन जाएगा। और क्या बन जाएगा, H इक्वल्स टू V स्क्वायर टी अपॉन 4.2 R, ये भी क्या बन जाएगा,
कैलोरी बन जाएगा। तो ऊष्मा को हम लोग कैलोरी में निकालते हैं, फॉर्मूले वही है, बस इन सब में हमने 4.2 से डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो ये हो गए ऊष्मा के लिए फॉर्मूले, यानी जो तार में धारा बहने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है उसके फॉर्मूले हो गए। अब यहाँ से हमें क्या क्या मिल जाता है आप देखिए, जैसे हम इस फॉर्मूले की बात करें, यहाँ से मिल जाता है कि उत्पन्न होने वाली ऊष्मा धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। देखिए H इक्वल्स टू आई स्क्वायर इंटू आर टी डिवाइडेड बाई 4.2 है। हमने कहा उत्पन्न होने वाली ऊष्मा धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। ये बेटा कब हो पाएगा, जब ये पूरी की पूरी इतनी राशि क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, यानी प्रतिरोध कैसा हो, नियत हो, नियत समय के लिए धारा बही, ठीक है ना, नियत समय के लिए धारा बहे और प्रतिरोध नियत हो और नीचे तो वैसे भी कांस्टेंट है। ठीक है ना, तो ये कब कंडीशन होती है, जब आर व टी कैसे हो, नियत हो। ठीक है ना, तो याद रखिएगा जब सवाल हम लगाएंगे ना, इस बात पे हमें नोटिस करना होगा कि क्या वहाँ पर समय नियत है। देखिए प्रतिरोध तो वैसे भी नियत रहता है, अगर दिया न जाए तो किसी भी चालक तार का प्रतिरोध नियत रहता है। तो अगर प्रतिरोध नियत है, समय नियत है, तो उस स्थिति में ऊष्मा जो उत्पन्न होती है वो सीधे सीधे प्रवाहित धारा के स्क्वायर के समानुपाती होती है। अगर धारा आप दोगुनी करोगे ना तो 2 का स्क्वायर 4, तो उत्पन्न होने वाली ऊष्मा 4 गुनी हो जाएगी। करंट बढ़ाओगे ना तो उसके स्क्वायर टाइम में क्या बढ़ेगा, हीट बढ़ेगी, है ना, तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा तार। ऐसे अगर हम इससे देखेंगे, इसमें देखो इसकी बात कर लेते हैं, इसकी यहाँ पे आप देखिए, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा हो जाएगा H प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर हो जाएगा। देखो H प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर, यानी विभवांतर बढ़ाओगे तो उसके स्क्वायर के समानुपाती ऊष्मा बढ़ेगी, बशर्ते शर्त क्या है, ये दोनों कांस्टेंट हो जाए, यानी R और T नियत हो जाए। ठीक है ना, या हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर V नियत है तो क्या हो जाएगा, H प्रोपोर्शनल टू 1/R। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, जब V व T नियत है, यानी अगर विभवांतर नियत है, ठीक है, समय नियत है, धारा नियत समय के लिए बहे तो उस स्थिति में जो ऊष्मा होगी वो प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होगी। प्रतिरोध कम होगा, ऊष्मा बढ़ेगी। हाँ जी, प्रतिरोध कम होगा, ऊष्मा बढ़ेगी, लेकिन उसके लिए क्या शर्त है, विभवांतर नियत होना चाहिए, तो ही ऐसा होगा। ठीक है ना, तो इस तरह से ये शर्तें भी हमें इन फॉर्मूलों से मिल जाती हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज वैद्युत ऊर्जा और उस वैद्युत ऊर्जा को हम ऊष्मीय प्रभाव के माध्यम से ऊष्मा में कैसे बदलते हैं बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी यदि कोई समस्या है बेहिचक लिखिए, कमेंट कीजिए या मेरे ग्रुप को ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम में, ठीक है, जिसका नाम है विश्व गुरु क्लासेस। सर्च कीजिएगा, ग्रुप ओपन हो जाएगा, उसमें अपना आप ज्वाइन रिक्वेस्ट सेंड कर दीजिएगा और वहाँ पे भी आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो भी शॉर्ट नोट्स होंगे वो भी आपको उसी ग्रुप में मिल जाएंगे। ठीक है, अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, जो भी क्वेश्चंस हैं पूछिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में।